स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो अपने चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से। तो फ्रेंड्स, काफी लंबा टॉपिक था। लास्ट लेक्चर पे हमने कई सारी ग्लैंड्स के बारे में जाना। आज हम इस चैप्टर के एंड करेंगे, कुछ जानेंगे पैंक्रियास के ग्लैंड्स के बारे में, क्या कर रहा है, कौन सा सेक्रेशंस निकाल रहा है। हम जानेंगे हमारे गोनैड्स के बारे में कि उससे कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देन हम टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए आज, तो बिल्कुल भी मिस मत करें, लगे रहे कंटिन्यूअसली। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको कंटिन्यूअसली आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वीडियोस मिलते रहे हैं। इवन ये चैप्टर लास्ट है, बट एक चैप्टर जो रिड्यूस किया गया था उस चैप्टर को भी मैं आपको दूंगा अभी, लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, तो वो भी वीडियो आपको मिलेगा। बट भाई एक चीज करके चलनी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो हम आपके पास बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारा चैप्टर चल रहा था, जहां पर हार्मोन्स की बातें हमने करी, हार्मोन्स को जाना, कौन कौन सी ग्लैंड्स थी उसके बारे में जाना। आज हम अपने इस चैप्टर में टॉपिक लेके चल रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पार्ट 2। तो देखिए दोस्तों, क्या है पार्ट 2 में। पहला आ गया पैंक्रियाज। पैंक्रियाज यानी कि एक ऐसी ग्लैंड जो इन सब से थोड़ी सी खास है। रीजन क्या है, जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था तो आपको याद होगा पैंक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और यही पैंक्रियाज आज एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम कर रहा है। दैट्स मीन ये हार्मोन भी निकाल रहा है। भाई इतना महान काम अगर ये कर रहे हैं तो इतना तो बनता है कि इन भाई साहब के लिए हम एक शब्द यूज करें, और वो है हेट्रोग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ये देखिए आपको साफ दिखे हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो ये एक बहुत ही अच्छा है पॉइंट, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सकता है। कौन सी ग्लैंड हेट्रोग्लैंड के नाम से जानी जाती है? तो वो है पैंक्रियाज। सवाल उठता है कि आखिर सर इसको हेट्रोग्लैंड क्यों कहा? तो बिकॉज दे एक्ट लाइक बोथ as well as digestive enzymes and endocrine gland। इसलिए क्योंकि ये दोनों काम कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम भी बना रहा है, हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ इसमें मौजूद आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और उन्होंने नाम से रख दिया गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आप देख रहे हैं छोटी छोटी सेल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये जो छोटी छोटी सेल्स होती है बेटा, इन्हें कंबाइनली हम बोलते हैं क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इनके सराउंडिंग बाहर की तरफ देखें, ये बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ से एंजाइम सेक्रेट होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होते हैं इस जगह से, और सेंट्रल पार्ट से हमारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो एक ही पैंक्रियाज है, काम दोनों कर रहा है, इसलिए इसको हम हेट्रोग्लैंड कहते हैं। क्लियर? तो चलिए हेट्रोग्लैंड में आगे बढ़ते हैं। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यहाँ पाए जा रहे हैं, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में देयर आर अबाउट 1-2 मिलियन आइलेट्स ऑफ, यानी टोटल 2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू का 2% कवर करता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देख रहे हैं कितने सारे लैंगरहैंस के 1 to 2 मिलियन। वाह भाई वाह। 3 टाइप की सेल्स मौजूद होती हैं हमारे इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, एंड एक यहाँ पर हार्मोन्स को दिया जाता है, वो होते हैं हमारी डेल्टा सेल्स, या वो बहुत से लोग उसको गामा बोल देते हैं, गामा सेल्स। यानी 3 टाइप की सेल्स होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा या डेल्टा। अल्फा सेल्स हमारे जो हार्मोन निकालती है उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन, और बीटा सेल्स जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं वो तो बहुत ही मतलब देखा जाए तो हार्मोन की दुनिया में सबसे ज्यादा नाम कमाया है उसने, और वो है हमारे भाई साहब इंसुलिन। बच्चा जानता है इंसुलिन नहीं बनेगा तो डायबिटीज हो जाएगी, सब जानते हैं। तो भाई अल्फा सेल से सेक्रेट हुआ ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से सेक्रेट हुआ इंसुलिन। ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का होमियोस्टेसिस करते हैं। ग्लूकोज यानी आप जब भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और बेसिकली हमारे फूड का जो मेन पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, चाहे हम रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तो हम कार्बोहाइड्रेट तो जरूर खाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है ग्लूकोज। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका जो मोनोमर है, ये ब्लड में बैलेंस रखने के काम कौन कर रहे हैं? ये दोनों भाई साहब ने जिम्मेदारी उठाई, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स ने।
अब दोनों करेंगे क्या, अल्फा सेल्स कह रहा है ग्लूकागॉन गिराएंगे, बीटा सेल्स इंसुलिन। काम कैसे करेंगे बताते हैं आपको। ग्लूकागॉन क्या है, देखिए हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर होता है, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। हाइपरग्लाइसेमिक, देखिए हाइपर बार मैंने बोला आपसे कि जब भी मैं हाइपर टर्म यूज करता हूं, हाइपर टर्म, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपर का मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज की बात है। तो क्या कह रहा है, इट एक्ट्स ऑन हिपैटोसाइट्स एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजीनोलाइसिस रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर। ग्लाइकोजीनोलाइसिस ये काम क्या करता है, सीधे सीधे इसका मैं रिएक्शन लेता हूं, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन एनिमल का रिजर्व फूड मटेरियल होता है और उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है हमारा ग्लूकागॉन। क्यों करेगा ये, होता ये है कि मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, आपने रात को बढ़िया ठूस से कार्बोहाइड्रेट लिया, अभी आपने कार्बोहाइड्रेट तो ले लिया, अब कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़िया होगा, बढ़िया हो गया, ठीक है भाई। उस जगह पे इंसुलिन ने काम क्या किया, हमारे जितना भी ज्यादा ग्लूकोज था, एक्सेस ग्लूकोज था, सबसे उठा करके ग्लाइकोजन बना दिया। ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल लीवर में जमा हो गया, आपके टिश्यू में जमा हो गया। अब अगले दिन आपको खाना नहीं मिला, सुबह से आप भूखे हैं, शाम तक आप मर तो जाते नहीं, भूख लगती है अलग बात है, लेकिन मरते नहीं। तो क्या होता है, तो होता क्या है, उसमें घटना ये चल रही होती है, हमारे ग्लूकागॉन जब देखता है ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम है तो वो ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज बना देता है, और जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज पहुंचने लगा, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके एनर्जी देने लग जाएगा बॉडी को। इसीलिए हम खाना ना खाने के कारण तुरंत मर नहीं सकते हैं, बहुत लंबा टाइम चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर किया गया है, फिर फैट स्टोर है, सारी चीजें स्टोर करके रखी गई है, ठीक है, ये इनका काम था। अब अगर बात करें हम इंसुलिन की, तो इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है, हाइपो का मतलब होता है लो कर देना, ये ग्लूकोज को लो कर रहा है। कैसे लो कर रहा है, जैसे ही आपका हाई ब्लड ग्लूकोज गया, क्यों हाई ब्लड ग्लूकोज गया, क्योंकि आपने पार्टी में बहुत ठूस के खाया है, हाई वाला गया। अब जैसे पैनक्रियास के पास से गुजरा, पैनक्रियास की जो हमारी बीटा सेल्स थी वो एक्टिवेट हो गई, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज बहुत आ रहा है। तो बीटा सेल ने कहा यार ग्लूकोज तो बहुत आ रहा है, क्या किया जाए, तुरंत बीटा सेल ने क्या रिलीज कर दिया, इंसुलिन रिलीज कर दिया, किसने, बीटा सेल्स ने। अब जो हमारी फैट सेल्स हैं, टेक इन ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, जो हमारी फैट सेल में से स्टोर किया गया, इनको कहां ले गए, ब्लड में। ब्लड में जैसे मिक्स हुआ, ब्लड में जैसे ही मिक्स हुआ, लीवर ने अपना काम करना चालू किया, और लीवर ने क्या कर दिया, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बीटा सेल्स का काम क्या था, यानी इंसुलिन को निकालना, और जैसे इंसुलिन ब्लड में आ गया, जैसे ब्लड लीवर के पास पहुंचा, लीवर को पता चल गया कि हाँ भाई ग्लूकोज ज्यादा आ रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो, जो वो ग्लूकोज कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। It acts on hepatocytes and adipocytes and enhance cellular glucose uptake and utilization. So blood glucose rapidly moves to hepatocytes and adipocytes, thus blood glucose level decrease, hypoglycemia. सवाल आता है सर ये चीज लाइन नहीं समझ में आ रही है, हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोज टिश्यू। देखिए इसके दो काम हैं, लोग समझते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि इंसुलिन लीवर को बताता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो, केवल इसी काम से काम नहीं चलेगा, एक दूसरा काम भी होता है। वो काम क्या है, ये सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है इन सेल्स के लिए, हेपेटोसाइट्स के लिए, हेपेटोसाइट लीवर की सेल्स है, एंड एडिपोसाइट, एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू होती है, फैट सेल्स होती है, इन दोनों को कहता है कि आप यूटिलाइज करिए ग्लूकोज को ब्लड की जो वेसल्स है उसके लिए परमिएबल बनाता है, यानी अगर ब्लड बह रहा है तो उसके लिए परमिएबिलिटी बढ़ाता है ग्लूकोज, इंसुलिन। तो यानी अगर इंसुलिन नहीं है तो एक घटना क्या घट रही है, परमिएबिलिटी खत्म कर देगा, परमिएबिलिटी नहीं होगी तो ब्लड यही रह, ग्लूकोज केवल ब्लड में रह जाएगा, टिश्यू तक जा ही नहीं पाएगा। जब टिश्यू तक जा नहीं पाएगा तो घटना घट जाएगी, क्या घटना घट जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस की, यानी मधुमेह। ब्लड में ग्लूकोज तो है लेकिन सेल यूज ही नहीं कर पा रही हैं,
अब जब सेल यूज ही नहीं कर रही है तो वो यूरिन के थ्रू जा रहा है, इसके थ्रू जाएगा। यही बीमारी हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस। तो भैया ब्लड में ग्लूकोज है, अच्छी बात है, लेकिन सेल उसको यूज तो कर सके, सेल यूज ही नहीं कर पा रही है क्योंकि परमिबिलिटी खत्म हो गई है। ये घटना घटती है, ये है डायबिटीज मेलाइटस कि ग्लूकोज भी है, हम ले भी नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में आपकी सेल्स क्या करती हैं, आपकी जो फैट सेल्स होती हैं, फैट सेल्स फैट से एनर्जी बनाती हैं, लेकिन जब फैट से एनर्जी बनती है तो कीटोन बॉडीज बनती हैं। ये कीटोन बॉडीज बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो आपको पैरालिसिस ला सकती है, बेहोशी ला सकती है। क्लियर? तो ये थे हमारे क्या, इंसुलिन। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर इंसुलिन के लिए तो सब दुनिया वायरल है कि किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस हो गया, तो वो है इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस का हो जाना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आपको डायबिटीज मेलाइटस में इंजेक्शन लेते हुए दिखा दें। इट इज अ डिसऑर्डर। देखिए इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं, अभी आर्टिफिशियल इंसुलिन है, हम आर्टिफिशियल इंसुलिन ले लेंगे और लेकर के जो भी पेशेंट है हमारा उसको डाल देंगे, जिससे भाई लीवर तो पैंक्रियास तो बना नहीं रहा है, तो क्या करें, आर्टिफिशियल डाल दिया। बॉडी को तो केवल केमिकल से मतलब है। जैसे ब्लड में आर्टिफिशियल इंसुलिन गया, जैसे ब्लड में आर्टिफिशियल इंसुलिन गया, भाई साहब के अंदर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट करना चालू, परमिबिलिटी बढ़ा देगा, परमिबिलिटी बढ़ा देगा, शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। बड़े महंगे इंजेक्शन आते हैं महंगे। तो इट इज अ डिसऑर्डर ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर मतलब ग्लूकोज बढ़ गया है, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। सिम्पटम्स लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड लाइक कीटोन बॉडीज, जैसा मैंने बताया, क्योंकि फैट से एनर्जी बनाई जाएगी, ग्लूकोज नहीं रहा। अभी जब ग्लूकोज नहीं रहा तो एनर्जी बनाई जाएगी फैट से, फैट से बनेगा तो कीटोन बॉडीज बनेंगी, ये कीटोन बॉडी बेहोश कर देंगी आपको। ओके, ट्रीटमेंट इज इंसुलिन थेरेपी। ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन थेरेपी भी आर्टिफिशियल सॉरी एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। हाँ, अगर आपके बचपन में पता चल जाए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पता चल जाए, तो शायद आपके जीन्स चेंज करके आपको डायबिटीज फ्री किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंच चुकी है। चलिए अपने अगले लेवल पे चलते हैं, वो है हमारे गोनैड्स। गोनैड्स क्या होते हैं, देखिए ये आपकी फीमेल्स में ओवरी, ओवरी फीमेल में गोनैड्स है और मेल्स में टेस्टिस गोनैड्स है। दोनों हमारे क्या है, गोनैड्स हैं। तो गोनैड्स है टू टाइप्स, टेस्टिस मेल में गोनैड्स है, ओवरी फीमेल। अभी तक गोनैड्स का काम जो बेसिकली होता है, जो हमारे गोनैड्स का जो फंक्शन है, वो हमारे गोनैड्स का फंक्शन ये है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेंटेन करना, हमें रिप्रोडक्टिव के काबिल बनाना, हम जिसके थ्रू अपनी नई जनरेशन को लाएं। लेकिन गोनैड्स इन काम के अलावा दूसरा काम भी करता है, और वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, यानी कि हार्मोन को बनाने का। तो चलिए जानते हैं आखिर हमारे गोनैड्स में कौन कौन से हार्मोन हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस पे। तो इसका डिटेल तो मैं आपको 12th में आने ही वाले हैं। 12th में जैसे ही आप नए सेशन में आएंगे, आपको मैं इनके बारे में टेस्टिस की जो भी स्ट्रक्चर है, क्योंकि 12th में चैप्टर ही है। बहरहाल अभी हम हार्मोन्स की बात करते हैं। तो हमारे टेस्टिस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हमारा है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक क्या होता है, ये मस्कुलर चैम्बर होता है, इसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। यहाँ पर हमारी टेस्टिस मौजूद है, और ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर कुछ खास टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, खास टाइप की सेल्स। देखिए, अब देख रहे हो ध्यान से, अब ये जो हाईली क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हाईली क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट, ये आपका होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म यही बनते हैं, स्पर्म यही बनते हैं, ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखना बेटा, वहां पर दो तरीके के सेल मिलेंगे आपको। एक मिलती है आपको इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल, और दूसरी मिलेंगी लीडिंग सेल्स। तो इंटरस्टिशियल है, लीडिंग सेल्स है, दो है। इन द इनर ट्यूबुलर स्पेस प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, उसका एक एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन हार्मोन निकाल रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन निकाल रहे हैं, ये एक मेल हार्मोन माना जाता है। तो आप में स्पर्म बनाने के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टोस्टेरोन है। आप में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए टेस्टोस्टेरोन है। याद रखिएगा इस चीज को। तो एंड्रोजन हो या टेस्टोस्टेरोन, दोनों एक ही मान के चले। तो आपके जो मेल्स की बात कर रहे हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, शोल्डर का ब्रॉड हो जाना, आवाज का भारीपन हो जाना, एंड रिप्रोडक्टिव के काबिल हो जाना, ये हार्मोन्स की देन होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे मेल थे। चलते हैं फीमेल जी के पास। चलिए फीमेल के पास आते हैं। तो फीमेल की ओवरी आलमंड शेप में होती है, ओवरी आलमंड शेप में ये ओवरी होती है, आलमंड शेप में।
एलमंड शेप में जो हमारी ओवरी है, ये छोटी सी ओवरी बड़े बड़े काम करती है। पहला काम करती हैं कि ये ओवम का फॉर्मेशन करेंगी। फर्स्ट फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। सेकंड थिंग, यानी ओवम का फंक्शन तो करेंगी, साथ ही साथ ये फंक्शन करेंगी हमारे हार्मोन्स को बनाने का भी। अब हार्मोन्स को बनाने का फंक्शन करें तो ये हमारे हार्मोन बनाती हैं। देखिए पहला फंक्शन दिया साफ साफ कि भाई ओवम बना रही है, अगर ओवम नहीं बनेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो ओवम तो बना दिया इन्होंने। अब क्या नहीं होगा, दूसरा काम ये नहीं घटेगा कि ये हमारे हार्मोन्स बना रही हैं, और वो हार्मोन्स हमारा है एस्ट्रोजन। देखिए कितने सारे हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। आपको केवल हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन छोटे छोटे सेल्स पाई जाती है हमारे ओवरी में, से हम फॉलिकल्स कहते हैं। तो हमारे जो ओवरी के छोटे छोटे फॉलिकल से बनी है, तो ये फॉलिकल्स जो हार्मोन बनाएंगे वो एस्ट्रोजन है। स्टेरॉइड हार्मोन, अब सवाल सर ये स्टेरॉइड क्या है, अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा, हार्मोन की कैटेगरी बताऊंगा। एस्ट्रोजन एंड सेकंड द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो बॉडी होती है, और उस येलो बॉडी से जो हार्मोन निकलता है वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। दोनों के बड़े काम है कि दोनों अगर गिर रहे हैं फीमेल में प्रॉपर, तो उसको प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आएंगी, प्रॉपर वो लेडी प्रेगनेंसी के काबिल है। तो ये दोनों हार्मोन एक फीमेल में कैरेक्टर को लाते हैं, फीमेल के प्रेगनेंसी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। याद रखिएगा, इनके एग्जाम्पल को करिएगा। इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, खत्म कर लिया इन दो गोनैड्स को, यानी पैंक्रियाज हुआ, गोनैड्स हुआ। अब कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन्स देखिए, कोई मानेगा नहीं कि हमारा दिल, हमारी किडनी, हमारे एलिमेंट्री कैनाल ये भी काम करती हैं। किसका काम करती हैं? एज अ ग्लैंड। नई चीज है ना। तो देखिए हमारे दिल में क्या चीज है, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। एट्रियल मतलब आपके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर जो ऊपर के होते हैं इसे बोलते हैं एट्रियल। बहुत सी जगह इसे एट्रियम कहा जाता है, बहुत से लोग इसे ऑरिकल कहते हैं। एंड लोअर पार्ट वेंट्रिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया। चलिए जनाब क्या कहते हैं, कह रहे हैं भाई एट्रियम जो है, इस एट्रियम से, इसकी वॉल से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो देखिए इट प्रोड्यूसेस अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन। अभी सब बता रहा हूं पेप्टाइड हार्मोन क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन क्या है, घबराने की जरूरत नहीं। इट प्रोड्यूसेस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर यानी ANF। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ANF causes the dilation of blood vessels to reduce BP। अब आपकी जो ब्लड वेसल्स में BP भयंकर चल रहा, BP ज्यादा हो गया, तो भैया ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। तो जगह डायलेट कर देगा, डायमीटर बढ़ जाएगा, तो ब्लड की रफ्तार बहने की थोड़ी धीरे हो जाएगी। ठीक है, तो ये नाम याद करिए, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। चलिए आगे चलते हैं। GGA ऑफ किडनी। GGA हम लोग पढ़ चुके हैं किडनी में, जक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus कहाँ होता था? जब हमारा नेफ्रॉन का एफरेंट आर्टेरियोल ज्यादा था। एफरेंट आर्टेरियोल जब ज्यादा था, तो इस एफरेंट आर्टेरियोल के और हमारे बोमन्स कैप्सूल के बीच घनिष्ठ संबंध था। इसी को हमने बोला था JG यानी जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। ये कौन सा हार्मोन निकाला भाई? एरिथ्रोपोइटिन। नाम से ही लग रहा है कुछ ब्लड से संबंधित है, क्योंकि एरिथ्रोसाइट इज द अनदर नेम ऑफ RBC। तो एरिथ्रोपोइटिन इट स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोसिस। देखिए आ गया, यानी कि ब्लड को बनाना है तो भी हमारा काम कर रहा है कौन? हमारी GGA ऑफ किडनी। किडनी भी काम कर रही है हार्मोन की तरह। तो JGA ने निकाला एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? एरिथ्रोपोसिस। पोसिस का मतलब फॉर्मेशन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ RBC is known as erythropoiesis, and the hormone which is responsible for that erythropoietin। तो ये हार्ट में याद रखना है क्या था? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एंड आपका किडनी में आ जाएंगे तो JGA है, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। और अब आगे चलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब हमारा एलिमेंट्री कैनाल भी कुछ हार्मोनल काम करता है। क्या करता है? सबसे पहला हार्मोन रिलीज किया जा रहा है गैस्ट्रिन। स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सेक्रेट HCl एंड पेप्सिनोजन।
यानी जो आपकी बॉडी में स्टमक में एचसीएल बन रहा है, पेप्सिनोजन बन रहा है, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्ड कर रहा है? गैस। खाना टकराते हुए गुजरता है ना, तो ये साइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हार्मोन बनाना चालू कर देते हैं, जिससे हार्मोन बने, कार्यक्रम चालू हो गया उधर। सेक्रेटिन स्टिमुलेट एक्सोक्राइन पैंक्रियाज टू सेक्रीट वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स। सब सिंपल पॉइंट है। गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रोकेगा, गैस्ट्रिक को रोकेगा मत करो। कोलेसाइटोकाइनिन स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। तो भाई कोलेसाइटोकाइनिन, देखिए आपके पास 1 2 3 4 नाम थोड़ा सा नए लग रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको आ जाएगा। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट, देखिए हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, गैस्ट्रिन क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है किसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड को। सेक्रेटिन स्टिमुलेट करता है एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, एक्सोक्राइन मतलब एंजाइम। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये गैस्ट्रिक जूस को रोकेगा, भैया मत गिरो। कोलेसाइटोकाइनिन पैंक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा ये हार्मोन। तो ये हार्मोन की डिफरेंट वैरायटीज आपने देखी, डिफरेंट ग्लैंड देखे, ग्लैंड ना होते हुए भी हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं हमारे हार्ट, हमारी किडनी और हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और अब चलते हैं, आपको पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में। देखिए सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, फिर भी इन्होंने हार्मोन्स बनाने का काम किया। और अब आते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन्स बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए, अच्छे से देखिएगा। सबसे देखिए हमने पहले कैटेगरी बना दी, एक कैटेगरी बनाई हमने पेप्टाइड हार्मोन्स की, एक कैटेगरी बनाई हमारी पेप्टाइड हार्मोन। सेकंड करेक्ट बना हमारा स्टेरॉयडल हार्मोन, थर्ड हमारा बना आयोडोथायोनिन्स एंड फोर्थ हमारा बना अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। फोर कैटेगरी बनी हमारी इन हार्मोन्स। फर्स्ट पेप्टाइड हार्मोन्स है, सेकंड है हमारा स्टेरॉयडल हार्मोन्स, थर्ड है आयोडोथायोनिन्स एंड फोर्थ अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। से देखते हैं पेप्टाइड, देखिए क्या मतलब, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है प्रोटीन में, यानी कि ये जो हार्मोन्स है बेटा ये प्रोटीन्स के बने हुए, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन जो भी है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो भी थे हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे थे, ये सारे हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, प्रोटीन से बने हुए। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉयडल हार्मोन क्या है? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉयडल एंड प्रोजेस्टेरोन, स्टेरॉयड एंड प्रोजेस्टेरोन। तो कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, यानी देखा जाए तो जो हमें गोनैड से बनने वाले हार्मोन हैं वो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, ये से पकड़ रखिएगा। गोनैड से बनने वाले हार्मोन स्टेरॉयडल हार्मोन्स होंगे, ध्यान रखिएगा। आयोडोथायरोनिन, देखिए साफ साफ लग रहा है आयोडीन, तो आयोडोथायरोनिन क्या है? थायराइड हार्मोन्स, आयोडीन पाया जा रहा है तो आयोडोथायरोनिन हो गया। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, अब प्रोटीन से बने हुए हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव मतलब अमीनो एसिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, इनके डेरिवेटिव्स ये हार्मोन्स। ये कौन से हैं हमारे? एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। तो किडनी से निकलने वाले हार्मोन्स क्या है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हो, इंसुलिन हो, ग्लूकागॉन हो, यानी पैंक्रियास से जो निकल रहा है हार्मोन, यानी ब्रेन से जो निकल रहा है हार्मोन पूरा का पूरा वो प्रोटीनियल हार्मोन है। ऐसे पकड़िए, ब्रेन से पूरा निकलने वाला पिट्यूटरी हार्मोन, पैंक्रियास भी आ गया इसमें। स्टेरॉयडल हार्मोन में कौन आ गया? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, यानी जो हमारे गोनैड्स हैं उनसे निकलने वाला जो हार्मोन है वो हार्मोन हमारा क्या है? स्टेरॉयडल हार्मोन है। हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है वो आयोडोथायरोनिन्स है, क्योंकि आयोडीन पाया जा रहा है, और इधर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है। क्लियर? ये याद कर लीजिएगा। अब हार्मोन्स की मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए हार्मोन्स दो मैकेनिज्म पे काम करता है, दो मैकेनिज्म पे, एक है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, दूसरा इंटरसेल्युलर रिसेप्टर। ये है क्या? देखिए हार्मोन एक चाबी की तरह है, चल पड़ा ब्लड में, इसका ताला जहां मिल जाएगा ये वहीं जुड़ जाएगा, जुड़ करके अपने एक प्रोडक्ट को बनाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आती है। अब हार्मोन के जो ताले हैं, क्या दो ताले होते हैं, एक या तो मेम्ब्रेन पे, किसी भी सेल मेम्ब्रेन पे ताला मौजूद होगा वो, या फिर सेल के अंदर, तो बोल दिया इंट्रासेलुलर। एक तो मेम्ब्रेन पे ही है तो मेम्ब्रेन हो जाएगा, दूसरा सेल के अंदर है। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की बात करें तो जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है वो सेल मेम्ब्रेन पे बाउंड करेगा, और जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है वो कहां चलेगा? सेल के
अंदर जाएगा। तो दो रिसेप्टर हमारे हैं हार्मोन्स के, एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, दूसरा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे आ जाइए भाई जरा, देखिए क्या होता है। सम हार्मोन्स लाइक प्रोटीन हार्मोन्स, जो प्रोटीन वाले हार्मोन हैं इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। होता क्या है कि ये सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे, ये केवल इनके जो रिसेप्टर हैं, इनको जो लेने वाले हैं वो मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। इनकी क्षमता नहीं है कि ये सेल के अंदर चले जाएं, ये मेम्ब्रेन पे केवल बाउंड हो जाएंगे। यानी सम हार्मोन्स लाइक प्रोटीन इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ओके, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे इंटरेक्ट, इट जनरेट्स सेकंड मैसेंजर। अब यहाँ से सेकंड मैसेंजर, यानी कि जैसे कि आपको अगर प्रिंसिपल से मिलना हो, सबसे पहले आपको वहां के बैठे प्यून से मिलना पड़ेगा। तो प्यून इज अ मेम्ब्रेन रिसेप्टर। आप प्यून के पास गए, आपसे बोला भाई मैम से मिलना है, प्यून इज अ मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अब प्यून अंदर गया, प्यून जो अंदर गया है, ये प्यून क्या है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है, सेकंड मैसेंजर है। तो फर्स्ट मैसेंजर वो था, अब ये क्या हो जाएगा, सेकंड मैसेंजर है। अब सेकंड मैसेंजर हमारा अंदर गया, वो क्या हो सकता है, वो कैल्शियम हो सकता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। अब ये जाएंगे अंदर लेकर के सेल में, सेल के मैकेनिज्म को चेंज करेंगे और कोई ना कोई एक नया सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन टर्म्स रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड कॉजेस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो समझ में आ गई बात, यानी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स जो हैं वो मेम्ब्रेन तक गए, मेम्ब्रेन से सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुए, वो सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम के आयन हो सकते हैं, वो सेकेंडरी मैसेंजर एएमपी हो सकते हैं। जैसे ही पहुंचा, अब ये मैसेंजर जाएंगे और उस जो भी हमारी फिजियोलॉजी हो रही है, डीएनए के थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगे, जिससे कि ऐसी प्रोटीन्स बनाई जाए जिससे नया फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर बाहर आए, ठीक है। चलिए, तो मेम्ब्रेन बाउंड में ये है, हार्मोन गया, बाइंड टू द रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, रिस्पांस बन हुआ, जनरेट सेकंड मैसेंजर, देन बायोकेमिकल रिस्पांसेस एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आपको दिख जाएगा। ये देखिए हार्मोन आ रहा, एफएसएच भी हो सकता है, प्रोटीनियस हार्मोन हो सकते हैं, इनका यहाँ पर लगे हुए हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर आया, एक साइकिल चली, एटीपी बना, कैम बना, एक्टिवेट हो गई प्रोटीन, चेंजेस एक्टिवेशन, स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिवेट किए गए और सबस्ट्रेट बन गया। इस तरीके से आपकी फिजियोलॉजी को चेंज किया जाता है। अब इंट्रासेलुलर की बात कर लें। अब देखिए क्या होगा, ये हार्मोन आया, कौन सा हार्मोन है, लाइक न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन, आइडोथायरोइड्स, यानी जो स्टेरॉयडल हार्मोन थे, यानी हमारे गोनैड से निकलने वाले हार्मोन और हमारे थायराइड से निकलने वाला हार्मोन, इसके पास पावर है, कोई भी करने चाहिए मैसेंजर, इसको सीधे के सीधे पहुंचेगा कहाँ पर, हमारे न्यूक्लियस के पास। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक हार्मोन है जो कि स्टेरॉयडल हार्मोन है, आप एंड्रोजन कर सकते हैं या प्रोजेस्टेरोन कर लीजिए, स्टेरॉयडल हार्मोन है। ये मेम्ब्रेन को पार कर गए, सीधे चले गए न्यूक्लियस के पास और डीएनए से इंटरकुलेट करके इन्होंने कुछ नए एंजाइम्स बनाए और उस नए एंजाइम्स के कारण नए नए चीजें तैयार हो जाएंगी। तो ये आपका क्या है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं जो चेंजेस करते हैं चीजों में। तो इसका अगर चार्ट देखें आप, ये देखिए हार्मोन आते हैं जैसे एस्ट्रोजन, बाइंड टू द रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, सीधे देखिए स्टिमुलेट किया जीनोम को, जीनोम को स्टिमुलेट किया कि जो भाई जीन है, ये जीन ऐसा एंजाइम बना है जिससे फिजियोलॉजी चेंज हो सके, स्टिमुलेट करेगा जीनोम को, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, देखो एमआरएनए बना देगा नया, ये पावर है हार्मोन्स की। तो इसलिए भैया हार्मोन्स की दवा लोग बहुत आगे हाइट बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपका हार्मोन आपके डीएनए पे अफेक्ट करेगा। लेकिन हाँ, ये मत समझिए ऐसा कोई हार्मोन आपको बना दिया जाए कि आप इंसान से हाथी बन जाएंगे, है ना। तो क्या हुआ, हार्मोन आ गया, बाइंड हुआ रिसेप्टर से, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, स्टिमुलेट हुआ जीनोम, ओके होने दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, और क्या बन गया, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब जब आपको पता है कि एमआरएनए बन गया तो कोई प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन बन जाएगी और वो प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आप क्या हो जाएंगे, आसानी से फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में मैकेनिज्म करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको फ्लो चार्ट भी दिया है कि आप नोट्स भी अगर बनाना चाहेंगे तो अच्छे आपके नोट्स बन जाएंगे टॉपिक वाइज बढ़िया से। तो ध्यान से पढ़िए। आज की जो हमने टॉपिक पर डिस्कस किया, पैंक्रियाज उठाया, हमने क्या लिया हो, पैंक्रियाज के बाद हमने लिया आपके हार्ट को भी ले लिया, गोनैड्स को लिया, गोनैड्स के बाद कुछ ऐसे भी टिश्यू थे जो एंडोक्राइन ग्लैंड नाम करके भी एंडोक्राइन काम कर रहे थे, तो हमारा वहाँ पर हार्ट आ गया, हमारे वहाँ पर
किडनी आ गई हमारे वहाँ पे, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आ गया। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को जाना कि भाई कुछ हार्मोन्स हमारे प्रोटीनियस हैं, कुछ हमारे क्या है स्टेरॉयडल हैं, कुछ आइडोथायरोनिन्स हैं और कुछ क्या है अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। उसके बाद हमने मैकेनिज्म की जब बात करी तो हमें मैकेनिज्म देखने को मिली दो, क्या मिली, एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, यानी ऐसे हार्मोन जो मेम्ब्रेन तक ही रहेंगे, मेम्ब्रेन के पार नहीं जा पाएंगे, उनको सेकंड मेथड में जनरेट करना पड़ेगा। और दूसरे क्या है, नहीं मुझे रुकना नहीं किसी से, मैं तो सीधे घुसता हुआ चलूंगा, यानी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। दोनों ने अलग काम किया। और देखने वाली बात यह है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो क्या है, बेसिकली प्रोटीनियस हार्मोन्स है। और जो देखिए मतलब इस सेल के अंदर जाने वाले हैं वो हमारे हार्मोन्स कैसे हैं, वो हमारे हार्मोन्स स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। ओके, तो भाई इस तरीके से आज का लेक्चर हमने कंप्लीट किया। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर, हमारा सिलेबस खत्म होता है। ओके, अब आपको अच्छे से पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से इस चीज को याद रखिएगा। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, शेयर करिए। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए स्कीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।